सारा ब्लेम भी वो मुस्लिमों पर ही डाल रही हैं, तब भी जबकि उनका वोट बैंक जो जाटो वोट बैंक कहा जाता है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। मुस्लिम को लेकर के मायावती के इस तरीके के बयान की तो प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी किसी को। मुस्लिम को आप कहेंगे कि उसके कारण ऐसा हुआ, नहीं, आपके कारण ऐसा हुआ। आपने उनको जोड़ने का अभियान, यानी दलित और मुस्लिम के बीच एक बिरादराना बने, ये काम आपको पहले करना चाहिए था। चुनाव में टिकट दे के आप नहीं कर सकते हैं। क्या अब इस बात को इस तरीके से देखें कि मायावती जिस तरीके से पूरी राजनीति में बैकफुट पर आती जा रही हैं और चंद्रशेखर जिस तरीके से दलित आइडेंटिटी को लेकर के फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं और अब संसद में जाकर के भी बोलते हुए नजर आएंगे, तो उनमें भविष्य तलाशा जा सकता है? बिल्कुल। दो बातें हैं। एक तो उनमें भविष्य विकसित होगा, क्योंकि आपने सही बात कही कि जब संसद में बोलेंगे तो मीडिया सुनेगी, कैमरा गेज सुनेगा और उनको स्पेस मिलेगा, और दूसरी तरफ मायावती का स्पेस कम होता जाएगा। तो लोकसभा चुनाव की तस्वीर लगभग पूरी तरीके से साफ हो चुकी है और ये भी साफ हो चुका है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कैसे प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन इन तमाम कवायदों के बीच एक ऐसी नेता हैं जिनके भविष्य पर बात करना अब शायद बेहद ज़रूरी हो गया है, और वो नेता हैं मायावती, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट वो जीत नहीं पाई और उनका वोट प्रतिशत 10% से भी नीचे आकर के 9.19 रह गया है। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि मायावती का भविष्य क्या होगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अब बहुजनों का नायक कौन होगा, दलित राजनीति को आगे लेकर के कौन जाने वाला है। और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर बद्री नारायण, जिन्होंने कांशीराम पर बहुत लंबा काम किया है। कांशीराम पर उन्होंने किताब भी लिखी है, और ये जो दलितों का पूरा संघर्ष रहा है, जो पूरी राजनीति रही है, उसको उन्होंने बहुत करीब से देखा है। तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। क्या होगा सर मायावती का, सब लोग पूछ रहे हैं। देखिए, मायावती, मेरा ये मानना है कि मायावती का जो भी होगा, मायावती असीम संभावनाओं से भरी हुई नेता है, और जिस दिन वो तय कर लेंगी कि हमको फिर से मुख्य धारा में आना है या अपनी राजनीति को वाइब्रेंट बनाना है, वो कर सकती हैं। वो जिस दिन सड़क पर निकल जाएंगी, उनके साथ कारवां जुड़ता चला जाएगा। ये उनकी शक्ति है। उनकी सीमा ये है कि इधर वो लगातार इलेक्शन के समय पॉलिटिक्स करती है, इलेक्शन के पहले वो एकदम इनएक्टिव रहती हैं। संगठन में उन्होंने सेकेंड लीडरशिप नहीं विकसित होने दिया है, और संगठन को उन्होंने फिक्स कर दिया है। यानी उसमें जो बीएसपी की शक्ति क्या थी, बीएसपी के बारे में कहते थे कि वो नेता बनाने की फैक्ट्री थी, जिसको जहाँ से भी उठा के काशीराम जी नेता बना देते थे। यंग लड़के, कोई सड़क, कोई ऐसे ही कहीं बैठा हुआ है, चलो भाई नेता बन जाओ। तो ये शक्ति, ये उन्होंने खो दिया है, उसको इतना स्ट्रक्चर्ड कर दिया है, और उस स्ट्रक्चर्ड ढांचे में दूसरे आ नहीं सकते। तो अब ऐसे में क्या होता है, यानी नए नेता बन नहीं सकते, क्योंकि आपको सेकंड लीडरशिप नहीं बनानी है, थर्ड लीडरशिप नहीं बनानी है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो दलित राइज करता है, उसको तो पॉलिटिक्स में शेयर चाहिए, जगह चाहिए, तो वो बीजेपी में चला जाएगा, वो समाजवादी पार्टी में चला जाएगा, वो बीएस कहीं भी चला जाएगा। तो जो लीडरशिप क्लास इमर्ज कर रहा है दलितों में, उसको कंटेन करने की शक्ति बीएसपी खोती जा रही है, नॉट बिकॉज ऑफ पार्टी, बिकॉज ऑफ मायावती लीडरशिप। तो अगर जो आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूं, तो ऐसे दूंगा कि भले ही मायावती इररिलेवेंट हो रही हैं, लेकिन वो अपने कारणों से हो रही है। मायावती के पास असीम संभावना है, और वो मायावती होने के कारण नहीं है, वो दलित पॉलिटिक्स होने के कारण है, कि अगर वो जब भी चाहेंगी वो एक बड़ी राजनीति खड़ी कर सकती। अब हम जैसे चूंकि इस पूरी दलित राजनीति को, इस पूरी लेगेसी को देखते हैं कि कांशीराम जब बिल्कुल ठीक थे, जब अपने उरूज पे थे, तभी उन्होंने कहा कि ठीक है मायावती आगे रहेंगी, मैं पीछे से संभालता हूँ सारी चीज़ों को। मायावती ने वो विकसित नहीं होने दिया, उन्होंने सारा कंट्रोल अपने हाथ रखा। और 2024 में जब ये लग रहा था कि बसपा चुनाव लड़ेगी ही नहीं, इसके बीच में वो आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करती हैं, और जब चुनाव की घोषणा होती है, आचार संहिता लागू होती है, तो ये काम शुरू करती हैं, और बीच में फिर वो आकाश आनंद को हटा देती हैं। कैसे आप इसको देखते हैं, इस पूरी चीज़ को? नहीं, एकदम आपने सही कहा। जो कांशीराम जी का मॉडल था, वो कहते हैं ना, जो बिल्डर ऑफ द पॉलिटिक्स, तो वो अपने को पीछे रख के नेता पैदा करते थे, और जो ऑर्गेनाइजर होता है उसका यही गुण भी होता है। मायावती खुद ऑर्गेनाइजर नहीं रही, वो मास लीडर रही। तो मास लीडर हमेशा अपने को सेंटर में रखना चाहता है, वो ऑर्गेनाइजर होता नहीं है।
लेकिन मायावती से एक अपेक्षा ये थी काशीराम के बाद कि आप ऑर्गेनाइजर भी होंगी और मास लीडर भी होंगी। या तो कोई आप ऑर्गेनाइजर पैदा करती, बहुत सारे काशीराम जी ने एक पूरा सेकंड लीडरशिप पैदा किया था बीएसपी में, उन सबको धीरे धीरे इन्होंने निकाल दिया। हम जितने जातिगत बड़े नेताओं को देख रहे हैं, हाँ, चाहे वो प्रकाश सब राजभर हों या सोनेलाल पटेल हों, ये सब उन्हीं ये के, सब उन्हीं की देन हाँ, है। ये संजय निषाद, ये सारे उनके ही स्कूल में ट्रेंड लोग हैं। इस समय ओबीसी दलित पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में जितने लोग कहीं भी आपको दिखाई पड़ेंगे सब काशीराम के स्कूल से आए हुए लोग हैं। लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं की। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे जब आप सेंटर में अपने को रखते हैं तो इनसिक्योरिटी होती है, भाई आपको कोई हटा देगा, ये कर देगा, तो आप सेकंड लीडरशिप नहीं बढ़ने देते हैं। आकाश को लाना, एक जब वो आकाश को लेके आई थी तो किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। आपने देखा जब उन्होंने उनको सेकंड लीडर अपना हायर बनाया तो सबने, यानी दलित मास ने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन आकाश बहुत एग्रेसिवली बीएसपी को मोबिलाइज भी कर रहे थे। बट दिक्कत क्या थी कि मायावती की अंडरस्टैंडिंग जो पॉलिटिक्स की है वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है या अपनी संभावना है। वो क्या है, उनको लगता है कि जब भी हमें जीतना होगा तो अदर्स के वोट पे जीतना होगा, यानी सिर्फ दलित के वोट पे हम नहीं जीत सकते हैं। और उनको लगता है कि दलित तो हमारे साथ है ही है, तो दूसरों को जोड़ने के लिए हमारी भाषा एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए। तो वो उन्होंने आकाश को उस पर रोका। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि दलित आपसे छिटकने लगा है। जो आपने अभी डेटा हमें बताया, 2022 में 13% के आसपास उनका था, 12.8%। हाँ, हाँ, अब 9.19%। हाँ, तो अब आपके सामने बड़ा चुनौती ये है कि आपको अपने दलित आधार को जोड़े रखना है। दूसरे आए या ना आए इस प्रश्न तो बाद में खड़ा होता है। यानी अब पहले आकाश की ज़रूरत इसलिए है बीएसपी पॉलिटिक्स को कि आकाश दलित वोटों में जो विघटन है बीएसपी का उसको इकट्ठा कर पाएगी। अच्छा, उसको इकट्ठा करने के लिए थोड़ा एग्रेसिव लैंग्वेज बोलना होता है, बोलना ही पड़ेगा आपको। हाँ, अपने वोटर को एड्रेस तो करना ही पड़ेगा आपको, उसी भाषा में, जिस भाषा में वो समझता हाँ, है। समझता है। तो उसमें कई बार आदमी अतिरेक में चला जाता है, क्योंकि जबान फिसलना जिसको कहते हैं आप लोग, तो हर पार्टी का नेता का जबान फिसलता है। मान लीजिए उसका फिसल भी गया एक दो बार, तो आप उसको घर में बैठा के समझा सकती थी कि भाई ऐसे नहीं करना है। लेकिन उसमें हटा देना, दैट गेव रॉन्ग मैसेज टू द दलित मास, और उसका घाटा उनको इस चुनाव में देखने को मिला है कि अब चूंकि जिस तरीके की राजनीति कांशीराम ने की कि दलित तो चलिए ठीक है, दलित के साथ और वोटों को जोड़ करके मायावती 4 बार सत्ता में आई। 2007 में जब पहली और आखिरी बार पूर्ण बहुमत उन्हें मिलता है, तब दलित और ब्राह्मण का गठजोड़ होता है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। उसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया 2022 के भी चुनाव में, और इस बार 2024 के चुनाव में मुस्लिमों को लेकर के, और सारा ब्लेम भी वो मुस्लिमों पर ही डाल रही हैं। तब भी जबकि उनका वोट बैंक, जो जाटो वोट बैंक कहा जाता है, वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। मुस्लिम को लेकर के मायावती के इस तरीके के बयान की तो प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी किसी को। देखिए, मायावती का जो मेथड था जिसके कारण वो बहुमत में आई थी, उसमें ये था कि उन्होंने जो कई जातियों के नेताओं को, जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुस्लिम्स को मोबिलाइज कर रहे थे, जो ये मौर्य थे तो मौर्य के कारण स्वामी प्रसाद कर हाँ थे, तो मौर्य कम्युनिटी उनके साथ जुड़ी हुई महसूस करते थे। बाबू सिंह कुशवाहा थे। तो हर जाति के उन्होंने जातीय नेता रिप्रेजेंटेशन और उसके नेता को जोड़ा था। उसके कारण सब ये समर्थन उनको मिला और बहुमत से जीती। ब्राह्मण भी आया और ये जातियाँ भी आई। तो बाद में क्या हुआ, क्योंकि देखिए दलित पॉलिटिक्स अकेले कभी सफल नहीं हो सकती। ओबीसी जोड़ना होगा आपको, सिर्फ ब्राह्मण पे भी नहीं हो सकते आप, तो आपको ओबीसी जोड़ना होगा, ब्राह्मण जोड़ना होगा। तो उन्होंने पिछले बार किया। अब क्या है कि इधर के दिनों में वो सारे नेता उनसे अलग हो गए। उस जातियों के लोगों को उन्होंने टिकट दिया, और लेकिन वो बड़े आइकॉन्स नहीं बन पाए, क्योंकि उसमें ऐसे नाम होने चाहिए ना जिसको लोग जानते हों, तो वो नहीं थे। तो उसके कारण उनको घाटा हुआ। मुस्लिम्स को उन्होंने, उनका मुस्लिम के बारे में पिछले बार भी आपने देखा होगा एमएलए वाले इलेक्शन में, और उसके पहले भी उन्होंने मुस्लिम को बड़ी संख्या में टिकट दी। इस बार 35 दिया था। इस बार 35 दिया था, और उनको लगता था कि उसके कारण मुस्लिम वोट हमको मिल जाएंगे, और मुस्लिम और दलित मिलके एक फॉर्मिडेबल अलायंस बन जाएगा। और हम लोग बार बार कहते थे, उस समय भी कहते थे कि देखिए मुस्लिम और दलित में एक ख़ास लेवल पर टकराहट भी होती रहती है, क्योंकि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्लैश होता है, तो दलित, हाँ, घर को लेके या धर्म को लेके, तो दलित एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका अभी घर उस तरह से सबके फोर्ट्रेस नहीं है। यानी तो जब भी अटैक होता है तो उसी पे होता है कि वो सड़क पे रहता है, वो
बस्तियों में रहता है, झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, तो आसान होता है घर जलाना। आपने गए, आप आग फेंक दिया, उसका बस्ती जल गई। अगर आपको पक्के का घर है तो नहीं जलेगा ना जल्दी। तो दलित लगातार और सफ़र करता है उसमें। और दलितों में भी मोस्ट मार्जिनल दलित, यानी जो जाटो हैं वो तो थोड़ा वेल ऑफ हैं, तो उनको दिक्कत कम होती है ज़्यादातर लोगों को। उसमें भी एक बड़ा सेक्शन गरीब है। लेकिन जो हमारा बहंगीज़ हैं, जो और जो जातियां हैं, पासीज हैं, तो ये सबको थोड़ा मुश्किल होती है हमेशा। तो एक टेंशन रहता है, वो टेंशन अनसेड होता है। वो टेंशन आइडियोलॉजी से नहीं बन जाएगी, उसके लिए आपको बिरादरी, यानी जो बीएसपी ने एक समय, आपको याद होगा ना, भाईचारा समितियां बनाई थी, और भाईचारा समितियां बना के इन जातियों को जोड़ा था। तो वो भाईचारा समिति का काम बंद हो गया। भाईचारा समिति का काम ये सतीश मिश्रा देखते थे पहले मायावती खुद देखती थी, फिर सतीश मिश्रा देखते थे, फिर उनको हटा के खुद देखने लगी। फिर तो वो एक्सपेरिमेंट करने में वो भाईचारा समिति ख़त्म हो गया। नहीं तो भाईचारा समिति अगर वो जिलाए रखती, क्योंकि कोई भी, आप कह रहे हैं भाई हम किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, सही बात है। आप कह रहे हैं कि हम जनता के साथ अलायंस करेंगे, एकदम सही बात है। लेकिन जनता के अलायंस, जनता तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है और बहुत विजिबल भी है। तो अब उसके साथ अलायंस करने के लिए आपको लंबा समय देना पड़ेगा, केमिस्ट्री क्रिएट करना, एक रसायन बनाना मिलने का। तो उसके लिए भाईचारा समिति की ज़रूरत थी, और उन्होंने 2007 वो जो जिसमें बहुमत उनको मिला था, उस समय भाईचारा समिति का काम बहुत अच्छा हुआ था। वो बाद में बंद हो गया। तो अब मुस्लिम को आप कहेंगे कि उसके कारण ऐसा हुआ, नहीं, आपके कारण ऐसा हुआ। आपने उनको जोड़ने का अभियान, यानी दलित और मुस्लिम के बीच एक बिरादराना बने, ये काम आपको पहले करना चाहिए था। चुनाव में टिकट दे के आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके कारण, अच्छा दूसरी बात क्या थी कि इस बार का माहौल बहुत पोलराइज था। उस पोलराइजेशन में मुस्लिम्स के बीच ये था कि भाई बीजेपी को हमें हटाना है, तो जो भी विनेबल होगा उसको देंगे। और विनेबल स्ट्रेटजिक वोटिंग करती है मुस्लिम। विनेबल उनको समाजवादी पार्टी दिख रहा था, तो इवन कांग्रेस भी नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने जो गठबंधन था पूरा वो हाँ उनको दिया। और इवन जहाँ उनको लगा कि जैसे अब चंद्रशेखर आज़ाद को तो वो जीत सकते थे, तो उनको दे दिया। तो जहाँ भी जो जीत सकता था उसको दिया उन्होंने। चंद्रशेखर की बात आई है सर, नगीना से चंद्रशेखर ने जीत दर्ज की है और बड़े मार्जिन की जीत दर्ज की है। वहाँ पे जो बसपा का कैंडिडेट है वो तीसरे नंबर पर खिसक के चला गया है। क्या अब इस बात को इस तरीके से देखें कि मायावती जिस तरीके से पूरी राजनीति में बैकफुट पर आती जा रही हैं, और चंद्रशेखर जिस तरीके से दलित आइडेंटिटी को लेकर के फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं और अब संसद में जाकर के भी बोलते हुए नजर आएंगे, तो उनमें भविष्य तलाशा जा सकता है? बिल्कुल। दो बातें हैं। एक तो उनमें भविष्य विकसित होगा, क्योंकि आपने सही बात कही कि जब संसद में बोलेंगे तो मीडिया सुनेगी, कैमरा गेज सुनेगा और उनको स्पेस मिलेगा। और दूसरी तरफ मायावती का स्पेस कम होता जाएगा। तो तो एक मौके आपको बहुत मिलेंगे, इनके मौके कम होते जाएंगे। इनका कोई एमपी ही नहीं है, अपने भी एमपी नहीं है। तो अब ऐसे में आपको विजिबिलिटी के स्पेस कम होंगे। अब विजिबिलिटी बनाने का दूसरा तरीका है कि आप मास मूवमेंट करिए, वो आप करती नहीं हैं, तो उनमें तो स्पेस उनको मिलेगा। लेकिन समस्या ये है कि कह नहीं सकते कि चंद्रशेखर आज़ाद क्या एक अस्थाई नेतृत्व है दलित कम्युनिटी का, कि एक कहते हैं ना आया और चला गया। ये भी एक लोकसभा में जीतना और हाँ, पूरे कम्युनिटी का नेतृत्व करना, दोनों अलग अलग चीज़ें। देखिए हाँ बिल्कुल फ़र्क है। देखिए मायावती जब नेता बनी उसके पहले उन्होंने कई साल साइकिल ले करके बस्तियों में काशीराम जी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में, इन लोगों, ईस्टर्न यूपी में, इलाहाबाद में, हम लोग तो देखे थे जब वो मूवमेंट शुरू हुआ था। तो ये लोग आते थे और बजाबता मीटिंग करते थे। काशीराम जी सब समझाते थे। काशीराम जी एक बक्सा लिए होते थे, उसमें अम्बेडकर की तस्वीर होती थी, वो आगे खोलते थे दलित बस्ती में, कहते इसमें क्या है। लोग कहते थे कि अम्बेडकर जी हैं, खोल। कांशीराम ने अंबेडकर को स्थापित किया, और जो चंद्रशेखर हैं वो बार बार अंबेडकर से ज़्यादा कांशीराम को स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही तो पूरी लेगेसी की लड़ाई है कि मायावती भी कहती हैं कि मैं कांशीराम के उत्तराधिकारी, लेकिन चंद्रशेखर वो पेन निकालते हैं अपनी जेब से, कहते हैं ये कांशीराम का दिया हुआ पेन है, और अब यही पूरी है।
बिल्कुल। देखिए कांशीराम अंबेडकर, अगर कांशीराम ना होते तो उत्तर प्रदेश में अंबेडकर को उतने लोग जानते नहीं थे। दलित इतनी स्टैचू जो आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई मेरे पड़ गांव रही में है, बिल्कुल। हाँ, वो सब कांशीराम जी की बनवाई हुई है। उन्होंने अपने एमएलएज को बोला, आप अपने एमएलए फंड से जो पैसा होता है उसमें पैसा बचाओ, बचा करके जहाँ भी अंबेडकर की स्टैचू बन रही है उसको सपोर्ट करो। और इतनी स्टैचूज बन गए उत्तर प्रदेश में, गाँव-गाँव में है अंबेडकर की स्टैचू। उसके पहले अंबेडकर इतने उत्तर प्रदेश में नोन नहीं थे। वेस्टर्न यूपी के कुछ हिस्सों में थे, लेकिन स्टैचू नहीं थे, क्योंकि दलित कम्युनिटी के पास स्टैचू बनाने की शक्ति भी हर सबके पास नहीं शक्ति थे। नहीं थी, और मुझे लगता है कि कई बार वो डरते थे। थे। हाँ, क्योंकि कोई मार कि देगा, हाँ, लड़ाई सवर्ण कर- इसको लेगा कैसे, हाँ, कि हाँ, हमारे यहाँ हाँ। ये हमारे यहाँ देवी देवताओं की बिल्कुल। प्रतिमाएं लगती हाँ, हैं, हाँ। अब ये कहाँ से हाँ, लेकर अंबेडकर कहाँ से, और वो जमीन जहाँ पे लगाएंगे वो सवर्णों की ही जाएगा। होगी, स्वाभाविक तौर पे पहले से भी क्योंकि थी। वो जो विजिबल चौराहा है ये है, उस पर तो उनका कब्जा होता है। उनका अपना नहीं भी है तब भी कब्जा होता है। ग्राम समाज की जमीनों पर सवर्णों का कब्जा था, ये तो हाँ, छू भी नहीं सकते थे उन जमीनों को। तो वो जो है उसके कारण वो बढ़े। अब कांशीराम जी को स्थापित करने का काम जिस तरह से मायावती को करना चाहिए, मायावती ने उस तरह से नहीं किया। तो कोई भी अगर आके कहता है मैं कांशीराम जी का हायर हूँ, और हायर कैसे बनता है, आप उसको इतनी बार कहिए, इतने तरह से कहिए, इतने मूवमेंट का हर जगह आप उसको अपने आइकॉन के ऊपर रखिए, आप उसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। कोई तो उत्तराधिकारी हो जाएगा कोई भी। मायावती विल लूज, अगर कांशीराम को खो देती हैं वो, तो बहुत बड़ा लॉस होगा। कांशीराम को बचाना बहुत ज़रूरी है। और देखिएगा एक समय आएगा कांशीराम राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जैसे अंबेडकर इंपॉर्टेंट हुए हैं। आज हर आदमी को अंबेडकर की जरूरत है। एक समय ये भी आ सकता है कि खास करके उत्तर प्रदेश में जिसको राजनीति करनी है उसको कांशीराम की जरूरत पड़ेगी। चाहे बीजेपी है, चाहे समाजवादी पार्टी है, सबको कांशीराम की जरूरत। मतलब मैं वही देख पा रहा हूँ कि पूरी राजनीति में गांधी एक विचार थे, लोहिया एक विचार थे, लेकिन गांधी और लोहिया से ज़्यादा अब वोट लेने के लिए आपको अंबेडकर के शरण में जाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कांशीराम जी के साथ दूसरा इनजस्टिस क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में की, पंजाब के रहने वाले थे, दलित कम्युनिटी में लिखने और अंग्रेजी में लिखने की शक्ति बहुत कम लोगों में थी। तो अंबेडकर महाराष्ट्र से पैदा हुए थे, बाहर रहे थे, पूरा उनका एक इंटरनेशनल कनेक्ट था, तो उन पर अंग्रेजी में खूब रिसर्च हुआ, लिखा गया। कांशीराम जी पर अंग्रेजी में बहुत कम लिखा गया, और जब तक आप अंग्रेजी में नहीं लिखे जाते हैं तब तक आपको एक्सेप्टेंस नहीं, एकेडमिक एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, जर्नलिस्टिक एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। तो उनके साथ मतलब उनको आप समझिए उनकी एकमात्र अंग्रेजी में जीवनी है जो मैंने लिखी। तो एक बड़ा चैलेंज है कि क्योंकि नॉलेज में उत्तर प्रदेश के लोग दलित उस तरह से सक्रिय नहीं थे, अब हो रहे हैं, तो धीरे धीरे कांशीराम का मत तो बढ़ेगा और लोग कांशीराम पर लिखेंगे। कांशीराम पर बुकलेट्स बहुत लिखे गए हैं, लेकिन जो गंभीर रिसर्च उनके कामों का, जो उनको दाय मिलना चाहिए, कहते हैं जो कंट्रीब्यूशन, जो पॉलिटिक्स में उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ठीक से समझा नहीं गया है। यानी अम्बेडकराइट मूवमेंट आज वहाँ नहीं पहुँचता अगर कांशीराम नहीं होते तो, जहाँ आज पहुँच गया है। एक आखिरी सवाल सर, चूँकि बात इस लोकसभा चुनाव से हुई है, दो बड़े चुनाव आने वाले हैं, इसके बाद अब फिर 2027 का चुनाव होगा, 2029 का चुनाव होगा। जो सवाल मेरा पहले था वही आखिरी सवाल, क्या होगा मायावती का? ये पूरी मूवमेंट जिस तरीके से वो अभी तक कर पाई हैं और जैसे अब भी अपने वो शेल में बैठी हुई हैं, क्या ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा? देखिए, मुझे बड़ा इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बहुत दुख के साथ मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ कि अगर ऐसे ही करेंगी तो ख़त्म हो जाएंगी। जो आपका प्रश्न है वही उत्तर हो जाएगा कि अगर ये नहीं, अगर 24/7 पॉलिटिक्स करेंगे, नहीं ये अगर अपना सेकंड लीडरशिप इवॉल्व करेंगी, और ऑलरेडी सेकंड लीडरशिप इनका बना हुआ है, उसको सिर्फ उनको बढ़ाना है, और वो पॉलिटिक्स को आगे, और वो आ गया, मतलब आया ही था, तो ये चंद्रशेखर वगैरह को नहीं आगे आने देगा। वो खुद बहुत एग्रेसिव है और इज़ अ गुड माइंड, मतलब मुझे उसमें वो क्षमता दिखाई पड़ती है कि वो दलित कम्युनिटी को, स्पेशली यूथ्स को प्रभावित कर सकता है। चलिए, तो ये थी पूरी बातचीत मायावती के भविष्य को लेकर के, कि मायावती का जिस तरीके से पिछले चुनाव में प्रदर्शन रहा है वो कैसा रहा है, और अब की जब 2024 में चुनाव हुए हैं, सारी पार्टियां जीत की ओर बढ़ी हैं, तो मायावती का इस बार 488 सीटों में से एक भी सीट पर खाता नहीं खुल पाया है, और उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें वो हार गई हैं। मायावती का भविष्य क्या होगा,
इस पर नज़र बनाए रखने के लिए भविष्य में मायावती पर नज़र बनाए रखनी होगी, आकाश आनंद पर नज़र बनाए रखनी होगी और नज़र बनाए रखनी होगी चंद्रशेखर आज़ाद पर कि क्या वो भविष्य में दलित राजनीति का बड़ा चेहरा उभर कर सामने आते हैं। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।